यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कल को देखते हैं। जैसे समझो आप, जब कोई पार्टिकल अपने सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ पे ऐसे गति करेगा, ऐसे करके उसका पाथ कैसा होना चाहिए मोशन का? सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल मोशन करेगा कांस्टेंट स्पीड से। कैसी स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन करेगा तो उसको बोलते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर। कोई एग्जांपल इसका? ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से होता है? कहाँ है? घड़ी की सुई। कांस्टेंट स्पीड स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्म के लिए। और बताओ, पंखा स्टार्टिंग में नहीं चलता, घुमाओ, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रखो, है ना? तब भी क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी जो घूमती है सूरज के चारों तरफ, वो यूनिफॉर्म है नहीं है? है नहीं है? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्पीड कांस्टेंट होती है। बिल्कुल गलत जवाब है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से नहीं घूमती। पहली बात तो सर्कुलर मोशन नहीं है। देखो ऐसा होता है अपना ऑर्बिट। अर्थ का ऑर्बिट कैसा होता है? ऐसा। और जो सन है वो सेंटर पे नहीं होता, फोकस पे होता है। ये ऐसा, ये ऐसा। ये तो आपने एक बार पहले बताया। हाँ पहले वही पहले वाले की चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वाले। उसको हमने कहाँ तक पढ़ाया था? शायद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तक पढ़ाया था उसको। हाँ उसी के आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो समझो, तो यहाँ पे देखो ये अर्थ है ना, ये अर्थ जब इधर चलेगी ना तो स्लो चलेगी। यहाँ पे स्लो होती है स्पीड अर्थ की। जैसे ही सन के पास पहुंचेगी यहाँ पे ये फास्ट हो जाएगी। सन के पास में क्या हो जाती है? एक चैप्टर आएगा आगे जाके, उसका नाम होगा ग्रेविटेशन। हाँ इस चैप्टर में पूरा 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 रहेगा, पृथ्वी पृथ्वी कर देंगे हम। सही है। तो ग्रेविटेशन में पूरा डिटेल में पढ़ना है कि क्यों स्लो हो जाती है, क्यों फास्ट हो जाती है, ऑर्बिट ऐसी सर्कल क्यों नहीं है, ऐसी क्यों है, सब डिटेल में उस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है। केपलर के नियम है 3, वही है। तो वहां बताओ केपलर, ये शायद 7 चैप्टर है, 6 आप समझो यार, समझो। तो यहाँ पे स्लो हो रही है, यहाँ पे फास्ट हो रही है, ये यूनिफॉर्म है क्या? पहली बात तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरी बात ये सर्कुलर भी तो नहीं है, ये एलिप्टिकल है। इस शेप को क्या बोलते हैं हम? इलिप्स। इलिप्स बोलते हैं। तो कैसा मोशन है ये? एलिप्टिकल मोशन। ठीक है। ना तो सर्कुलर है ना यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होगा जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे। बात में आ गई। पढ़ना इसमें हमें ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। हेडिंग लिखो, सेंट्रीपिटल फोर्स। हेडिंग लिखो सेंट्रीपिटल। नहीं, वो लिख लिया था क्या सर्कुलर मोशन? उसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखना चाहो तो लिखो। जब कोई कण जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर, जब कोई कण, डेफिनेशन लिख लो, पहले भी लिखवाई थी मैंने, अभी दोबारा लिख लिया, पहले भी लिखी हुई है। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर, ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, दूसरी हेडिंग है ये। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलता है, एक समान गति से चलता है, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। देखो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखो। when a particle when a particle is moving when a particle is moving along a circular path when a particle is moving along a circular path
When a particle is moving along a circular path, then its motion is called. Then its motion is called. Then its motion is called uniform circular motion. Then its motion is called uniform circular motion. मेन सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ये वो तो पहले भी पढ़ाती थी. मेन है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पहले नहीं पढ़ाई. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ाया था लेकिन फोर्स नहीं. ये पढ़ना है. हेडिंग लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल. अभिकेंद्रीय बल, इसको समझना ध्यान से. क्या हेडिंग लिखी है हमने? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स. उसको भूल जाओ अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मुझे ये बताओ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? F बराबर ma, मतलब उसका जो मास है उसके अंदर क्या आ जाता है? एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का मीन है कि उसकी स्पीड बढ़ने लगती है. यही होता है फोर्स लगाने. जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन. देखो इधर समझो, ये कोई ड्रॉ कर रहा है एम मास का. इधर समझो, ये कोई ड्रॉ कर रहा है, इस पर मैंने क्या लगाया? एफ फोर्स लगा दिया. तो ये चलने लगा, इसके ऊपर क्या आ गया? एक्सीलरेशन. तो मैं कहता हूँ फोर्स किसके बराबर आया? मास इनटू जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा? दोनों डायरेक्शन सेम होंगी. जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही तो चलेगा वो. तो एक्सीलरेशन भी किधर आएगा? जिधर फोर्स लगाया. हमेशा याद रखो, जब भी फोर्स लगेगा क्या आ जाएगा? जब भी फोर्स लगेगा क्या आ जाएगा? यहाँ तक बात समझ आ रही? आप समझो, इधर देखो, इधर देखो, इधर एक्सीलरेशन क्या होता है चलिए ये भी बता दो. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर एक्सीलरेशन 5 है इसका मतलब उसकी स्पीड 5 5 5 5 बढ़ रही है हर सेकंड. अगर एक्सीलरेशन 4 है तो कितनी की बढ़ रही है? 3 तो 3 2 है तो 1 है तो 1 सही है. यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब इधर देखो, इधर देखो, इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट. तो इसमें एक्सीलरेशन है नहीं है? एक्सीलरेशन 0 है. इसका एक्सीलरेशन 0 है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं डायरेक्शन की वजह की, स्पीड की डायरेक्शन मतलब मैं वेलोसिटी पूछना चाह रहा हूँ. देखो जब स्पीड में, तो स्पीड में जब तुम डायरेक्शन जोड़ देते हो तो उसको क्या कहते हो? उसको क्या कहते हो बताओ? वेग कहते हैं ना उसको. जब चाल में क्या जोड़ दें? दिशा. जब चाल में दिशा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वेग. चाल चेंज होती है तब भी एक्सीलरेशन होता है, और वेग चेंज होता है तब भी एक्सीलरेशन होता है. ये बात ध्यान रखना. अगर चाल नहीं बदल रही, दिशा बदल रही है तो वेग बदलेगा, क्योंकि वेग दोनों से मिलकर बना है, चाल से भी. और अगर वेग बदलेगा तो उसके अंदर क्या होगा? हालांकि वो स्पीड वाला ना होगा, दिशा वाला होगा. वो जो एक्सीलरेशन होगा वो स्पीड नहीं बढ़ा रहा होगा उसकी, वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा. तो डायरेक्शन बदलने से भी एक्सीलरेशन होता है. केवल चाल बदलने से ही नहीं, दिशा भी अगर बदल रही है तब भी होगा. दैट इज वेग के बदलने से क्या आता है? त्वरण आता है, एक्सीलरेशन आता है. किसके बदलने से? और वेग में कौन कौन सी चीजें हैं? चाल, और चाल बदलेगी तब भी आएगा, और दिशा बदलेगी. हमारे केस में चाल बदल रही है क्या? कांस्टेंट. दिशा बदल रही है क्या? दिशा देख लेते हैं. दिशा बताओ, यहाँ पे इस समय किधर है? इसकी दिशा इधर है. अरे इधर ही तो जाना चाह रहा है आगे की तरफ. अब जैसे ही ये घूम के यहाँ आएगा, यहाँ इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इधर. इधर. जब घूम के यहाँ पे आएगा अब दिशा किधर हो जाएगी? नीचे. टेंजेंट खींचते थे, टेंजेंट समझते हो ना? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा टेंजेंट. हाँ, जब यहाँ जाएगा तो किधर होगी? हर पॉइंट पर दिशा बदल रही है क्या? देखो यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर और, यहाँ पर और, यहाँ कंप्लीटली बदल गई 90 डिग्री. यहाँ 90 डिग्री फिर बदल गई, यहाँ 90 डिग्री. मतलब इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर चाल तो नहीं बदल रही, लेकिन क्या बदल रही है? दिशा. तो वेग बदलेगा, वेग तो बदलेगा. और इस वेग के बदलने से क्या आएगा इसके अंदर? तो इस एक्सेलरेशन को जो दिशा की वजह से आया है बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण. क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय त्वरण मतलब सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय क्यों बोला इसको, खाली त्वरण बोलते हैं? अभिकेंद्रीय इसको इसलिए बोला क्योंकि इस त्वरण की जो दिशा है वो सेंटर की तरफ होगी। किधर होगी? सेंटर की तरफ होती है इसकी दिशा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सी इसलिए लगाया है। समझ गए एसी क्या है? अरे एसी समझ में आया? ये पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ जरा, खुद से बताओ। हाँ कौन बताएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या स्पीड चेंज होती है? नहीं। किसकी वजह से आता है? डायरेक्शन की चेंज की वजह से। डायरेक्शन के चेंज की वजह से वेग बदलता है और वेग के बदलने से त्वरण आता है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। बात समझ आ रही? कहीं लिखना चाहो तो लिख लो यार, डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, जिसमें नहीं लिखी उसको लिखवा रहा हूं। साइंटिफिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिख लो कहीं पे, तभी मोर समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। हाँ लिखो, लिखो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, उसके नीचे मत लिखना फोर्स के नीचे, फोर्स अलग है। अरे ये तो फोर्स है, इसे थोड़ी पढ़ाया है अभी, अभी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ाया है, अब तो कहीं अलग नहीं हो। जब कोई कण एक समान, तुम्हारी लिखी हुई तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है, तो उसकी दिशा नहीं बदलती, सॉरी, तो उसकी चाल नहीं बदलती, तो उसकी चाल नहीं बदलती लेकिन दिशा बदलती है। तो उसकी चाल नहीं बदलती लेकिन ये सब पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये पढ़ा दिया, इसको समझाने के लिए इसको दोबारा समझाया है ना। उसकी चाल नहीं बदलती लेकिन दिशा के बदलने के कारण, दिशा के बदलने के कारण चाल नहीं बदलती लेकिन दिशा बदलती है। दिशा के बदलने के कारण क्या हो गया, तुम क्यों लिख रहे हैं? दिशा के बदलने के कारण उसका वेग बदलता है। दिशा के बदलने के कारण उसका वेग बदलता है, उसका वेग बदलता है। और इस प्रकार के त्वरण को, और इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। लेकिन इसमें नहीं लिख पा रहा, सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, देख लेना। सर्कुलर मोशन का पूरा वर्क जो पीछे का है वो सेंड ओवर दिया जाएगा, तो नोट कर लेना, और वीडियो लेक्चर में सेंड कर दूंगा, वहां से देख लेंगे। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। क्या लिख रहा हूँ, देखो देखिए इंग्लिश में भी लिख लो डेफिनेशन। देखो when a particle when a particle moves in a circular motion, जब मैंने ये पढ़ाया पीछे तो फिर इसका फॉर्मूला भी टाइप पाया एसी का, इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो डेरिवेशन तो मैं नहीं कराऊंगा, वो तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ऑनलाइन, सही है। हाँ तो इसका डेरिवेशन क्या था बताओ, क्या फॉर्मूला था, एसी बराबर हाँ मेरी वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो लो जरा सुन लो, क्यों बोल रहे हो, जरा सुन लो ना। बी क्या है इसकी, बी क्या है इसकी स्पीड, और आर क्या है इसकी रेडियस। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन, हाँ ये फॉर्मूला मैं नोट कर जल्दी फॉर्मूला। ये ड्राइव कराया पूरा कैसे आया, वो वीडियो में देखना कैसे ड्राइव कराया। हाँ तो अभी ये पढ़ा ही नहीं रहे ना, ये तो पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, अभी ये पीछे का ही बता रहे हैं अभी तक। पढ़ाना तो यही है,
इधर देखो जरा, इधर बोर्ड पे देखो, ये कोई मास है, सही है। इस पे मैं कह रहा हूँ इधर एक्सेलरेशन है, इधर इस मास पे क्या है, इसका मतलब फोर्स भी लगा होगा इधर। भाई फोर्स से क्या आता है, अगर एक्सेलरेशन है तो क्या लगी होगी, तभी तो एक्सेलरेशन आया होगा। तो फोर्स किधर होगी बताओ, इधर ही लगी होगी, इधर एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगी। अब मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ये सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया कैसे, पहले क्या लगी होगी सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी, फिर फोर्स लगेगी जब तक एक्सेलरेशन आएगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी, जिधर एक्सेलरेशन होगी। तो अंदर की तरफ ही क्या लगेगा इस पे, एफसी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है समझो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी सेंटर की तरफ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो वो मोशन नहीं कर सकता, सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ एक बल चाहिए होता है, उस बल को क्या बोलते हैं हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो समझ जाओ सेंटर की तरफ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैं एक धागा लूं और धागे में मैं कुछ पत्थर बांध दूं और पत्थर को घुमाऊं, सही है। तो ये पत्थर कौन सा मोशन कर रहा है, इसका मतलब सेंटर की तरफ क्या लग रही होगी, कौन सी फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल लग रही है। अब एक चीज सुन लो, एक चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स सूडो फोर्स है, सुनो जरा, सूडो फोर्स मतलब नकली बल है। कैसा बल है, नकली बल मतलब आभासी बल। हम जब धागे से घुमा रहे हैं उसको, तो अब तुम कह रहे हो भैया सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती नहीं है, अभी कह रहा लगती है, बदल जाती है। कोई ना कोई फोर्स ऐसी होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाएगी। खुद सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता, धागे से जब उसको घुमा रहे हैं तो धागे के अंदर होता है तनाव, टेंशन, वो टेंशन फोर्स लगती है सेंटर की तरफ। तो मैं कहूंगा धागे को घुमाते समय टेंशन फोर्स है वो क्या बन गई है, अब बात समझ आ रही है। खुद सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होती है, कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट होगी जो सेंट्रीपिटल बन जाएगी। धागे से पत्थर को घुमा रहे हो तो तनाव बल जो है धागे का, तनाव है, टेंशन है, वो बदल गई इसमें, अभी के लिए बदल गई। ऐसे ही जब गाड़ी टर्न लेती है, ऐसे गोल गोल, मान लो किसी गाड़ी को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, सही है, रोड पे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो वहां पर वो गोल गोल घूम रही है तो सेंटर की तरफ बल लग रहा होगा, वहां कौन सा बल लगेगा, जो घर्षण बल है, वो वहां पे क्या बदल, किसमें बदल जाएगा, अभिकेंद्र बल। यानी घर्षण बल अभिकेंद्र बल बनेगा, तनाव बल अभिकेंद्र बल बनेगा। अभिकेंद्र बल खुद से कुछ भी नहीं होती, इसलिए इस फोर्स को क्या कहा गया है, नकली फोर्स। कोई ना कोई बड़ी फोर्स होगी जो इसमें बदलेगी, इसका खुद अपना कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बात में आगे ले, डेफिनेशन लिखो, नहीं पहले डेफिनेशन लिखो, ये हेडिंग लिखो, हेडिंग देखो। जब कोई कण जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो गति करते हुए गति करते हुए कण पर गति करते हुए कण पर एक बल हमेशा, गति करते हुए कण पर एक बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है। गति करते हुए कण पर एक बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बिना अभिकेंद्रीय बल के
बिना अभिकेंद्रीय बल के बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। सही है, समझ गया। अब ये लगेगा कैसे तो मैंने समझा दिया। कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसमें बदल जाएगा, खुद सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होगा। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति क्या बोल रहे, अभी मैं देखूंगा। बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। इंग्लिश में लिखो, देखो व्हेन ए पार्टिकल performing circular motion performing circular motion when a particle performing circular motion a force always a force always a force always act on it। इसको बना a force always act on it along the center। A force always act on it along the center। This force is called heading। This force is called heading। जल्दी डायग्राम बनाओ। अब इधर देखो जरा, इसका फॉर्मूला निकालना है। इधर देखो जरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। बताओ क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या, यही होता है क्या। मैं कौन सा फोर्स निकाल रहा हूं, सेंट्रीपिटल, तो एक्सीलरेशन भी कौन सा दूंगा, सेंट्रीपिटल। जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो किससे लेना पड़ेगा। तो बताओ अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो मास का सिंबल m इनटू एक्सीलरेशन भी कौन सा लेना पड़ेगा। कैसा आ रहा, एक्सीलरेशन क्या ले लिया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स भी कैसा है, सेंट्रीपिटल। अब बताइए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया आपने, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो इधर, इधर देखो, इधर एग्जाम्पल इसका, हालांकि कई सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। जब भागे से इधर देखो, इधर जब भागे से तू घुमा रहे हो पड़ता हो तो हर तरफ इधर लग रही है टेंशन फोर्स लग रही है ना अंदर, ये टेंशन लग रही है, ये टेंशन ही क्या करेगी इसको, सेंट्रीपिटल देगी। तो टेंशन बराबर होगी यहाँ पे इसके एफ सी। आओ सुनो, नहीं ये मत बनाओ, इसके एग्जाम्पल सही करके लिखवाऊंगा अलग से। और बताओ कहाँ होता है, गाड़ी जब घूमती है सड़क पे तो उसको टर्न लेने के लिए सर्कुलर मोशन कर रही है ना एक तरीके से, तो टर्न लेने के लिए अंदर की तरफ क्या चाहिए, फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां आपको कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन देगा, तो वहां फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा या टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सही है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ना, सुनो भाई, ये सर्कुलर मोशन करता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ। तो मुझे बताओ इसको सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, चंद्रमा के पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई है, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल के कोई चीज घूम ही नहीं सकती। अंदर की तरफ जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं घूम सकता। भाई सीधा जा रहा ऑब्जेक्ट तो सीधा ही जाएगा जब तक उसका अंदर ना खींचा जाए, अंदर खींचना होगा तभी तो वो घूमने लगेगा।
तो बिना सेंट्रीपिटल के कोई ऑब्जेक्ट नहीं घूमता। चंद्रमा घूमता है देखो, तो इसमें बताओ कौन कहां से मिल रही है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल दे रही है, बिल्कुल सही है ना भाई। अर्थ इसमें क्या लगा रही है? ग्रेविटी। यहाँ ग्रेविटी कन्वर्ट होगी किसमें? एफ में। ग्रेविटी कन्वर्ट होगी किसमें? एफ में। ऐसे करके इसके बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं। तो हेडिंग लिखो, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जांपल्स ऑफ, नंबर 8। पहला एग्जांपल है, इसको कॉलम पर लिखो। लिखो टर्निंग ऑफ द कार, टर्निंग ऑफ द कार ऑन द रोड। पहला एग्जांपल क्या है? टर्निंग ऑफ द कार ऑन द रोड। टर्निंग ऑफ द कार ऑन द रोड। आगे लिखो इसके, देखो व्हेन ए कार, व्हेन ए कार, व्हेन ए कार टर्न्स, व्हेन ए कार टर्न्स ऑन द रोड, when a car turns on the road, when a car turns on the road in a circular path, in a circular path, in a circular path, in a circular path, in a circular path लिया, it gets, इसको लिखो, देखो बोल रहा हूँ तो मत देखो, it gets, it gets, it gets its friction force, sorry, it gets its centrifugal force, it gets its centrifugal force by friction, it gets its centrifugal force by friction। ठीक है, पहला एग्जांपल लिखो, ये डायग्राम बनाओ। ये कार को टर्न कर रही है, यहाँ पे टर्न कर रही है, टर्न कर, हाँ ये टर्न कर रही है, तो इसके पहियों को फ्रिक्शन लगा हुआ है, क्योंकि देखो गाड़ी उधर जाना चाह रही है, उधर जाना चाह रही है, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा इधर। अब यही फ्रिक्शन उसको क्या, ये सेंटर है इसको का, तो सेंटर की तरफ क्या देगा इसको? एफ में, फ्रिक्शन एफ में होगा। हाँ, अगर फ्रिक्शन कम हो गया, सुनो, अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो गाड़ी फिर ऐसे स्लिप करती हुई चली जाएगी और यहाँ पर टकरा जाएगी आगे। ये आगे भी पढ़ाऊंगा कि कितनी स्पीड रखनी चाहिए टर्न करते हुए, ताकि पूरा पूरा फ्रिक्शन मिल सके, पूरा पूरा सेंटीमीटर मिल सके। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन कम मिलेगा, कम मिलेगा तो फिर सेंटीमीटर पूरा नहीं मिल पाएगा, पता चला राउंड यहाँ लग जाएगा। समझ गए? हिंदी में लिखो, लिखो जब, पहला एग्जांपल, जब कोई कार, जब कोई कार, जब कोई कार किसी वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, जब कोई कार किसी वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, तो मुड़ने के लिए, तो मुड़ने के लिए उसके पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल, तो मुड़ने के लिए उसके पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल, पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल आवश्यक, पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? फ्रिक्शन ने दिया। लिख लो, फ्रिक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। ये डायग्राम बनाओ और इसको लिख लो, फ्रिक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स।
एक एग्जांपल कराया, इसके कई सारे एग्जांपल कल कराऊंगा, ठीक है।